हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी अच्छे होंगे, खुश भी होंगे, है ना। तो आपके एग्ज़ाम तो आ ही गए हैं, पढ़ाई भी कर रहे होंगे थोड़ी बहुत। अब डेली क्लासेस हो रही हैं, आप पता नहीं आप लोग देख भी रहे हैं नहीं देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो पूरी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। देखो, पूरी क्लास देखा करो, क्योंकि क्वेश्चंस जो आए हुए हैं हम वही कर रहे हैं और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और जब पिछले 5 साल से यही टॉपिक आ रहे हैं तो अब नया क्या ही आएगा। अगर नया एक दो टॉपिक आ भी जाता है तो हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है आपको, ठीक है भाई। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है हर एक में चॉइस है, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से कर लें तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। वीडियोस पूरी देखें और उसके बाद पीडीएफ पढ़ के आराम से पेपर दें, ठीक है। और देखो, जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, मैंने कल भी बताया था कि मैं करा दूंगी, पहले 4 कॉमन सब्जेक्ट करा दूं मैं, फिर उसके बाद पेडागोजिकल सब्जेक्ट की महामैराथन करा दूंगी, यानी कंप्लीट करा दूंगी। 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस ले लूंगी, ठीक है। फिर आप देख लेना आराम से। और दूसरी बात, देखो, क्लास अगर आप एक बार में पूरी नहीं देख सकते तो 2 बार में देख लिया करो, कि थोड़ी सी पहले देख ली, थोड़ी सी बाद में देख ली, ठीक है। लेकिन देखा करो पूरी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चली रही हैं बीएड की, ठीक है। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सी टेट की तैयारी करेंगे तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस डेली चल रही है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा अगर साइड बाय साइड पढ़ लेंगे तो आपकी सीडीपी तैयार हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब में सीडीपी आपकी रेडी हो गई, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी 10-10 मिनट की क्लासेस मैं कराती हूँ, 10 से 15 मिनट की एक क्लास होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा फिर उसके बाद टाइमिंग बढ़ा लेंगे, जैसे अब हमने बीएड की बढ़ा ली है ना। तो अगर कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और कुछ लोग करते भी हैं, ठीक है। जैसे गुड़िया हैं, वो इतने सारे मैसेज करती हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो हम कर रहे हैं फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका सेकंड पेपर है। इसकी 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट का मतलब है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं पिछले 5 साल में, उनके हम लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। यूनिट 3 के हमने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। काफ़ी बड़ी यूनिट है, इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन शॉर्ट्स ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे एम ऑफ एजुकेशन इन सोशल कंटेक्स्ट, यानी सामाजिक संदर्भ में एजुकेशन के क्या उद्देश्य हैं समाज को लेके, ठीक है। सोशल इक्वलिटी पढ़ेंगे। देखो, अगर ये क्वेश्चन वैसे तो लॉन्ग में आते नहीं है, अगर आते हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपकी पूरी यूनिट कवर हो गई। सोशल इक्वलिटी पढ़ेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण, समाज में जो स्तर बांट दिए जाते हैं उसके ऊपर ये टॉपिक है, ठीक है। सोशल डिटर्मिनेंट्स यानी क्लास और कास्ट। डेमोक्रेटिक एजुकेशन पढ़ेंगे। मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे, मॉडर्नाइजेशन से भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आया है अब तक। और सोशलाइजिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे, या फिर हम इसे एजेंट्स भी कह सकते हैं, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन या फिर फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो जो हमारी क्लास है वो हिंदी में भी रहती है, इंग्लिश में भी रहती है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होने का कि टॉपिक देख के सोचो कि इंग्लिश में ही है, ठीक है। हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। हिंदी वाले हिंदी की तरफ देख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश की तरफ देख लें। और जो मैं बोलती हूँ बिल्कुल भाई सिंपल ही तो बोलती हूँ हिंदी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये 2022 में 3 से 4 क्वेश्चन इस यूनिट से आए हैं। तो देखो कितनी वेटेज वाली यूनिट है अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन इन सोशल कंटेक्स्ट, यानी सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य बताने कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं समाज को लेके। तो पढ़ते हैं। मैंने पॉइंट्स में रखा है, आप हेडिंग्स में भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन को मैं सोचती हूँ कि पॉइंट्स में ही ज़्यादा बेटर रहता है। कुछ भी आप अगर लिख रहे हैं तो उसे पॉइंट्स में बना के लिखें। देखो, फुल स्टॉप तो तब भी लगाना पड़ता है, अगर आप पैराग्राफ भी लिख रहे हैं तो पॉइंट्स में लिख दिया करो। फर्स्ट पॉइंट है टू फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स बाय टीचिंग देम टू बी एक्टिव एंड एंगेज सिटीजन, यानी बच्चों के अंदर क्या है, छात्रों के अंदर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना, यानी सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाना कि समाज में एक जिम्मेदार वो नागरिक बन सके और एक्टिवली एंगेज हो सके, यानी कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, समाज में बढ़ चढ़ के भाग लें, एक्टिवली एंगेज रहें, ठीक है, संग रहें।
सेकंड है टू प्रमोट सोशल कोहेशन, सोशल कोहेशन को बढ़ावा देना, यानी एकजुट होकर रहें, समाज में जितने भी लोग हैं सब यूनिटी में रहें, एकजुट रहें, अपने एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है, और संसार की समझ बना सकें, वर्ल्ड की समझ बना सकें। तो एजुकेशन का ये एम होता है कि हमें इस लायक बना, हमें इसे सक्षम बनाए कि हम सभी को समझ सकें, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे वर्ल्ड की बात आ जाए, ठीक है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यानी सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी डेवलप हो सके और इतने सक्षम हो सके कि किसी भी इंफॉर्मेशन का मूल्यांकन कर सके, किसी भी सूचना का, और क्वेश्चंस पुट आउट कर सके, क्वेश्चन उठा सके, यानी अपनी आवाज उठा सके, चाहे वो सोसाइटी की बात हो चाहे कहीं भी बात हो, हम क्वेश्चंस पुट आउट कर सकें, ठीक है, और क्या है, कोई भी डिसीजन ले सकें, ठीक है भाई, यही तो उद्देश्य होते हैं एजुकेशन के। टू प्रमोट सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, ये भी एम है एजुकेशन का, कि सभी को क्या है, एक बराबर रखा जाए, कोई भी किसी भी हक से पीछे ना रहे, सभी को मौका मिले, ठीक है, सभी को क्या है, अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को मौका मिले। ऑल स्टूडेंट टू एक्सेस एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से हो, यानी कुछ भी उसका समाज में कोई भी स्तर हो, कैसा भी उसका बैकग्राउंड हो, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, सभी को क्या है, एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये एजुकेशन के उद्देश्य हैं। एजुकेशन क्या है, प्रमोट करती है सोशल जस्टिस को, यानी सभी को बराबरी का हक मिले, ठीक है। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द स्किल्स, बच्चों को क्या है, कौशल प्रोवाइड किए जाएं, स्किल्स प्रोवाइड की जाए, उन्हें नॉलेज दी जाए, ज्ञान दिया जाए, जो कि नेसेसरी है उन्हें, किसके लिए, वर्कफोर्स के लिए, यानी जहां भी जॉब करने जा रहे हैं, जो भी अपना करियर सेट करने जा रहे हैं, भाई वहाँ स्किल्स ही तो काम आएंगी, वो हमारी शक्ल देख के, हमें देख के थोड़ी ना नौकरी दे देंगे, हमारी स्किल्स वहाँ काम आएंगी, हमारी नॉलेज काम आएंगी, कहाँ पे, जो हमारा वर्कफोर्स है, जो भी हमारा जॉब का एरिया है, ठीक है। टू प्रमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी बच्चों के अंदर हमें ये भी बढ़ावा देना है, बच्चों को ये भी सिखाना है कि विविधता की कैसे हमें रेस्पेक्ट करनी है। जो डाइवर्सिटी वाले लोग हैं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग भाषा वाले आ रहे हैं, अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, अलग उनकी कास्ट है, अलग उनका लेवल है, यानी किसी भी तरह का बच्चा हो, सभी को क्या है, रेस्पेक्ट देनी है। अब कोई डिसेबल्ड वाला बच्चा हो, पैरालाइज हो, किसी के पैर में दिक्कत हो, दूसरे बच्चों से देख के हंस रहे हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा, रेस्पेक्ट करनी होगी डाइवर्सिटी की, ठीक है। और जो स्टीरियोटाइप और प्रिजुडिस है, यानी जो पक्षपात हो रहा है, और जो पुराने जमाने से सोच चली आ रही है, रूढ़िवादिता, कि भैया लड़की ऐसा करेंगी, लड़का ऐसे करेंगे, लड़की जॉब पे जा रही है, लड़का भी जॉब पे जा रहा है, तो लड़की काम कर रही है, लड़का आराम से जूते इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए। तो ये क्या है, इन चीजों को बढ़ावा ना दें, चैलेंज करें, ठीक है। ये बात हुई। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो पूरा जीवन सीखता रहे। भाई हमारे क्या है, चेंजेबल सोसाइटी है, यानी दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, हर चीज बदल रही है, तो जैसे जैसे बदल रहे हैं अपने आप को अपडेट करते रहें, हमेशा हम सीखते रहें, ठीक है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, टेक्नोलॉजी हो, ठीक है। बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित करें कि वो कुछ ना कुछ क्रिएट करें, नया क्रिएटिविटी लेके आए, कुछ इनोवेटिव करें, कुछ नया करके देखें, नए नए आइडियाज लगाएं और एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, करोड़ों की गाड़ी लें। एंड फोस्टर अ कल्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, यानी बौद्धिक क्षमता भी उनके अंदर विकसित हो, इसे भी बढ़ावा दिया जाए और बच्चे क्या है, एक्सप्लोर कर सके, देख सकें अपने चारों तरफ, ठीक है। टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग, यानी बच्चे क्या है, अपनी हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का, और समाज के हित में भी काम करें, सभी के वेलबींग में काम करें, ठीक है। और एनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल होने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है। जैसे कि हमें धूम्रपान, मतलब लड़कियां भी करती हैं, खैर लड़के भी करते हैं, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, धूम्रपान करना या फिर ड्रिंक करना, तो ये क्या है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर नहीं आते, ठीक है। टू डेवलप सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, बच्चे के अंदर क्या है, सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप हो सके, तो ये एजुकेशन के एम हैं, ठीक है। आगे भी हैं, कितने एम हैं, 14 एम मैंने रखे हैं, 14 पॉइंट। आप इसमें से कम भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे, जितनी भी आपकी कॉपी में जगह हो, जितना भी आप लिख सकते हैं उसी के हिसाब से लिखिए। 14 में से 10 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं और ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पूरा पॉइंट आपको याद रहेगा, जो भी आपके माइंड में आ रहे वो लिख देना।
टू प्रमोट इथिकल बिहेवियर यानी नैतिक व्यवहार भी बढ़ाया जाए, बच्चे क्या है, बच्चों को अच्छी सीख दी जाए। और एक क्या है, जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए और बच्चे को प्रोत्साहन किया जाए कि वो क्या है, इंटीग्रिटी करे, रेस्पेक्ट करे, यानी एकजुट होकर चले, सभी की रेस्पेक्ट करे। ठीक है, वही बात है कि जैसे डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट, इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट करे। ठीक है, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें, सोचने समझने की शक्ति, और उन्हें इतना सक्षम बनाए कि वो क्या है, उनकी सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, उन्हें क्या है, चैलेंज कर सकें। इतना सक्षम बच्चे को बनाए, यानी कहने का मतलब है आवाज उठा सकें। कुछ भी अगर अपनी सोसाइटी में गलत हो रहा है तो उसे चैलेंज करें। जैसे कि अभी स्टीरियोटाइप की बात हो रही थी कि रूढ़िवादिता को चैलेंज करना, कि भाई घर में अगर पक्षपात हो रहा है या फिर लड़की के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, वहां रूढ़िवादिता दिखाई जा रही है, तो उसे चैलेंज करें। ठीक है, तो यही तो एम होता है, एजुकेटेड बंदे का यही तो काम होता है कि कहीं अगर गलत हो रहा है तो तुम आवाज उठाओ। टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी बच्चे के अंदर ये भी प्रमोट करना है, ये भी उद्देश्य एजुकेशन का होता है कि हमें क्या है, नेशनल के साथ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। कि भाई हमें क्या पता फॉरेन जाना पड़ जाए, क्या पता हम एजुकेशन के लिए कहाँ चले जाएं, क्या पता जॉब के लिए बाहर चले जाएं, तो हर तरह की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए एंड वेलफेयर ऑफ अदर्स अराउंड द वर्ल्ड, ये वही बात है। टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज, यानी जो हमारी संस्कृति है उसे भी बढ़ावा मिले, हमारे वैल्यूज को, हमारी जो ट्रेडिशंस, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनकी भी क्या है, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उन्हें भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, एंड टू फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड, यानी गौरव की भावना को भी बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसमें से कम पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, जैसा आपको सुटेबल हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यानी टॉपिक इसके अंदर दो हैं, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। दोनों को डिस्कस करना है, सामाजिक समानता और सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, सामाजिक समानता, नाम से पता चल रहा है समाज में एक समान लोग हो सब, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाज में स्तर बना दिए गए। स्तर यानी लेवल, भाई तू अमीर है, तू गरीब है, ठीक है, तू पढ़ा लिखा है, तू अनपढ़ है, ठीक है, तू गोरा है, तू काला है, तू लंबा है, तू नाटा है, तो ये क्या है, स्तर बना दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले सोशल इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल इक्वलिटी क्या है। सामाजिक समानता यह विचार है कि व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर होने चाहिए। भाई सभी को इक्वलिटी दी जानी चाहिए, समाज में हर कोई आदमी, हर कोई इंसान समान होना चाहिए, हर किसी को इक्वल राइट्स मिले, समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। कहीं भी जैसे में वही वोट का इलेक्शन, वही बात है कि भाई सबको अवसर मिलना चाहिए प्रधान बनने का, है ना। यह सुनिश्चित करता है कि सभी के साथ उचित और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, सबके साथ अच्छा ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि छोटी जाति का है तो उसके साथ इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं, नहीं, सबके साथ बराबर जैसे बड़े के साथ तुम ट्रीट कर रहे हो, जैसे अच्छे सोसाइटी वालों के साथ ट्रीट कर रहे हो, जैसे उच्च वर्ग के साथ ट्रीट कर रहे हो, ऐसे ही निच्च वर्ग के साथ भी करना चाहिए, मतलब सभी को सम्मान मिले। ठीक है, भले ही उसकी पृष्ठभूमि, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वही बात है। ठीक है, कोई भी उसकी जात हो, कोई भी उसका सामाजिक बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, गरीब ही क्यों ना हो, तो सभी को भाई सब सम्मान सबको चाहिए। सोशल इक्वलिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस सोशल डिवीजन, यानी सामाजिक समानता जरूरी है क्योंकि ये किसे घटाता है, जो समाज में स्तर बना दिए गए हैं, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो डिवीजन हो गया है, डिवीजन कि भाई हम तो जनरल में आ रहे हैं, ये एससी में आ रहा है, फलाना एसटी में आ रहा है, तो जो ये स्तर बनाए गए हैं इसे कम करती है कौन, सामाजिक समानता। ठीक है, यानी सबको एक समान देख के। टू प्रमोट सोशल हार्मोनी, ठीक है, इट क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स अलोइंग देम टू कम्पीट बेस्ड ऑन मेरिट रेदर देन सोशल स्टेटस, यानी हर फील्ड में हर इंडिविजुअल अच्छा कर सके, किस बेस पे, अगर कंपटीशन भी हो रहा है तो मेरिट बेस पे होना चाहिए, ना कि सोशल स्टेटस बेस पे कि भैया ये अच्छे घराने का बच्चा है या फिर उच्च वर्ग का बच्चा है तो इसे जॉब दे दी जाए, इसे काम दे दिया जाए, या फिर अगर ये निच्च वर्ग का है, एसटी से कोई बिलोंग कर रहा है तो उसे काम नहीं देना है। तो ये बात क्या है, गलत है। कैसा होना चाहिए, कंपटीशन भी अगर हो रहा है तो मेरिट बेस हो, ना कि सोशल स्टेटस के बेस पे। ठीक है, सोशल इक्वलिटी इंश्योर, ये सुनिश्चित करती है कि सबको क्या है, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी को बराबर शिक्षा मिले, सभी को हेल्थ केयर अच्छी मिलनी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट यानी सभी को जॉब के मौके मिलने चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, समाज में उसका स्तर कुछ भी हो, सभी को बराबर मौके मिलने चाहिए।
प्रमोट करें यानी बढ़ावा दें डाइवर्सिटी को, यानी विविधता वाले लोगों को बढ़ावा दें, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। इंक्लूजन होना चाहिए। इंक्लूजन का मतलब है सभी को एक समान माना जाए, चाहे किसी भी बैकग्राउंड को सभी को एक साथ बैठ के पढ़ाया जाए, सभी को इंक्लूड किया जाए। इंक्लूजन का मतलब होता है सभी को इंक्लूड करना, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे हैंडीकैप्ड हो, चाहे डिसेबल्ड हो, ठीक है। और बढ़ावा देना लोगों को जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, काम करने के लिए उनके साथ काम करें, एक दूसरे के साथ सीखें, ठीक है। सोशल इक्वलिटी, जो सामाजिक समानता है, ये भी जरूरी है। किस लिए? डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए, जो असमानता हो रही है, जो पक्षपात हो रहा है उसे हटाने के लिए, जो बायसनेस हो रही है उसे हटाने के लिए। और रिड्यूस करती है इनइक्वलिटी को, जो असमानता हो रही है उसे कम करती है। कौन? सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता, ठीक है, यानी सबको सम्मान दिलाती है ये, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है, जो सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इट अलाउज फॉर फुल पोटेंशियल ऑफ ऑल इंडिविजुअल टू बी रियलाइज, यानी इसका बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है कि हर कोई अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सके कि भैया मेरे अंदर कितने गट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गरीबी में पैदा हो रहा है तो वो खिल नहीं सकता, आगे जाके फूल बन सकता है, आगे जाके कामयाब हो सकता है, आगे जाके पता नहीं कितने आगे चले जाए, क्या अच्छी जॉब मिल जाए उसे, क्या अच्छा उसका करियर सेट हो जाए, ठीक है। फिर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन होता है स्तर बांट देना, स्तर। पढ़ते हैं, एक डेफिनेशन भी मैंने रखी है, म्यूरे की डेफिनेशन है कि स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स, या फिर सोशल स्टेटस, यानी उच्च वर्ग और निच्च वर्ग में क्या है, बांट देना, डिवीजन कर देना कि ये क्या है अच्छी सोसाइटी वाला है, ये क्या है हायर स्टेटस वाला है, भाई इनके घर में गाड़ी बंगले हैं सब कुछ है, एक क्या है गरीब है, ठीक है। तो वो होता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो पढ़ते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी हायरार्की बन गई कि भाई पहले निच्च वर्ग के, फिर उच्च वर्ग के, मतलब मिडल वाले, फिर हायर क्लास आ गई, है ना। एंड ग्रुप्स इन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फैक्टर्स, यानी किस बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, किस बेस पे स्तर बनाए जाते हैं, उनके वेल्थ के बेस पे, भाई कितना धन है, कितनी इनकम है, आय कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, एजुकेशन, एजुकेटेड है नहीं है, सोशल स्टेटस, समाज में उनकी क्या रेपुटेशन है, क्या स्तर है, ठीक है, समाज में कितनी इज्जत है, ठीक है। इट क्रिएट्स अ सिस्टम ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, यानी जो ये सामाजिक स्तर है, जब स्तर बढ़ जाएंगे तो समाज में क्या है, असमानता आ जाएगी, असमानता ही हो जाएगी कि भाई जो नीचे वर्ग वाले लोग हैं उनसे कोई बात ही नहीं करेगा, उनकी एक अलग सोसाइटी बन जाएगी, और जो उच्च वर्ग के हैं, अच्छे फैमिली वाले हैं, उनका एक वो बन जाएगा। जैसे कि एक कॉलोनी क्या होता है, गांव हो चाहे शहर हो, एक कॉलोनी तो क्या है अच्छे लोगों की है, जो अमीर लोग हैं, एक कॉलोनी क्या है गरीबों की है, ठीक है। वेयर सम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हैव मोर पावर, यानी जिसमें किसके पास, कुछ लोगों के पास अच्छी पावर होगी, अच्छे रिसोर्सेज होंगे, प्रिविलेज घर वर होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ क्या है, मार्जिनलाइजेशन और एक्सक्लूजन वाले लोग होंगे, यानी वंचित ग्रुप वाले, किसी ना किसी तरीके से वंचित हो, गरीब हो या फिर हैंडीकैप्ड हो या किसी भी तरीके से, ठीक है, यानी सोसाइटी से बाहर एक तरह से कि भाई अमीर लोग हैं उनका तो एक अलग ही ग्रुप बन रहा है और जो गरीब है उनका एक अलग ही बन रहा है, या फिर किसी भी तरह से मार्जिनलाइजेशन हो रहा हो, बहिष्करण हो रहा हो, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, रेस यानी तुम्हारी सामाजिक स्तरीकरण, तुम्हारा नस्ल क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इस बेस पे भी होता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अमीर और गरीब में स्तर बांट दिए जाते हैं, अमीर और गरीब के भी होते हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के भी होते हैं, लड़के और लड़की के भी होते हैं कि लड़कियां तो तुम यहाँ रहो, लड़के और लड़कियों में स्तर बना दिए गए हैं कि लड़कियां तो अपनी लिमिटेशंस रखनी है, तुम्हें ये लिमिट्स क्रॉस नहीं करने, लड़के हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, है ना। तो हर तरीके से स्तर बनाए जा सकते हैं, जाति के बेस पे भी बनते हैं, रेस के बेस पे, हर तरीके से बनते हैं, ठीक है, हर कहीं मिलेंगे, गरीबी और अमीरी में भी बनते हैं। ये इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल्स एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड देयर एबिलिटी टू मूव अप और डाउन द सोशल लेडर। देखो इसके फायदे भी और नुकसान भी है। देखो अगर समाज में स्तर नहीं बांटेंगे तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा, फिर तो सब अपनी दाल रोटी खा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, है ना। कंपटीशन क्यों है, क्योंकि हर आदमी ऊपर बढ़ना चाह रहा है। अब हम हैं, चाहे हम लोअर मिडिल क्लास में चाहे मिडिल क्लास में, तो हम मेहनत कर रहे हैं कि हम ऊपर चले जाएं। जो ऊपर वाले लोग हैं वो और मेहनत कर रहे हैं कि हम और ऊपर चले जाएं, जो नीचे वाले लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं कि ऊपर चले जाएं। तो ये सीढ़ी का भी काम करता है
और समाज में क्या है, इनइक्वलिटी का भी काम करता है। तो हर चीज के नेगेटिव पहलू भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, है ना। हर चीज के नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट हर चीज के होते हैं, ठीक है। तो ये एक सीढ़ी की तरह भी काम करता है, ये सीढ़ी ऊपर की तरफ भी जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है, ठीक है। भाई गरीब है, अगर उसे सोर्सेज नहीं मिली तो वो और गरीब रह जाएगा, और गरीब है, गरीब में कोई अच्छा बच्चा हो जाए, होशियार हो जाए, बेशक उसे सोर्सेज की कमी हो, उसने कैसे ना कैसे ऑनलाइन पढ़ लिया हो, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, वो कामयाब हो गया, तो वो क्या है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैन क्रिएट सोशल टेंशन, ये सोशल टेंशन भी समाज में क्या है, टेंशन भी क्रिएट कर सकता है और लड़ाई झगड़े भी करवा सकता है, द्वंद्व भी हो सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, समाज में अनरेस्ट हो जाएगा, सारी स्थिति बिगड़ जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगा, सब कुछ इनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव पहलू भी है इसका। सोशल मोबिलिटी और द एबिलिटी टू मूव अप और डाउन द सोशल लेडर कैन बी इम्पैक्ट बाय सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। वही बात है कि ये सीढ़ी का काम भी कर सकता है, वो ये पता नहीं कि सीढ़ी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये किससे इम्पैक्ट होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से, ठीक है। अब इसे एड्रेस कैसे कर सकते हैं, इसे ठीक कैसे कर सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिक्वायर्स अ कमिटमेंट टू प्रमोटिंग सोशल इक्वलिटी, यानी क्या है, सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाए, और जो एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो बिल्कुल गवर्नमेंट ने मोहर लगा रखी है डिस्क्रिमिनेशन की, ये ऐसे पक्षपात होगा, तो उसे कम किया जाए, ठीक है। पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे कि जो सारे इंडिविजुअल जितने भी लोग हैं सब सशक्त हो सकें, सब एम्पावर कर सके, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, चलो स्तर बना दिए गए, जो SC ST वाले लोग हैं इनकी मेरिट बहुत नीचे जाती है, ठीक है। सही भी है और गलत भी है। अब गलत कैसे है, सही है इनका, ठीक है सही है, लेकिन जो जनरल वाले लोग हैं उनमें भी तो बहुत लोग गरीब हैं, भाई नाम ही तो जनरल है, कैटेगरी तो जनरल है, लेकिन इसमें भी तो बहुत लोग गरीब हैं, वो भी तो सफर कर रहे हैं, तो उन्हें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये पक्षपात है, ये समाज में कोई बैलेंस थोड़ी ना बन रहा है, ये पक्षपात है कि जो जनरल गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। जो SC ST हैं वो ऊपर होते जा रहे हैं क्योंकि इन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है ना। तो ये गलत भी और सही भी है, ठीक है। तो हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, सोशल इक्वलिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और फर्स्ट क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन है, डिस्कस द क्लास एंड कास्ट एज सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के सामाजिक निर्धारकों के रूप में वर्ग और जाति की चर्चा कीजिए। कास्ट और क्लास के ऊपर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। भाई समाज के ही पहलू हैं ये, कास्ट और क्लास, इसमें कुछ और भी दे सकता था, रेस दे सकता था, रिलीजन दे सकता था, है ना। तो कास्ट और क्लास पे बात करेंगे, ये 2 डिटर्मिनेंट हैं एजुकेशन के, ठीक है, 2 सामाजिक निर्धारक हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। इनका क्या है, किसी व्यक्ति की शिक्षा तक पहुंच, उन्हें मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और उनके समग्र शिक्षक परिणामों पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं कि कास्टिज्म भी होता है, जातिवाद भी होता है कि भैया नीची जाति का है तो उसे इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, या कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, वो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, हायर क्लास है ना। तो पढ़ते हैं, क्लास से क्या मतलब है, क्लास रिफर्स टू पर्सन्स इकोनॉमिक स्टेटस, कि भैया तुम्हारा पैसा वैसा कितना है, कितने पैसे वैसे आते हैं तुम्हारे महीने के, तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारे कितने हजार रुपए की सैलरी है महीने की, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, वेल्थ क्या है, धन कितना है तुम्हारे पास पुस्तैनिक, ठीक है। जैसे कि पीपल फ्रॉम हायर क्लासेज, यानी जो हायर क्लास के लोग हैं उनके पास क्या है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है पढ़ाई लिखाई की भी, ये क्या है, अच्छे स्कूल एफर्ट्स कर सकते हैं, इन्हें अच्छे स्कूल मिल सकते हैं, अच्छी रिसोर्सेज मिल सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन मिल सकते हैं, और होता भी ऐसे ही है। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं उन्हें फैसिलिटीज़ इतनी मिलती हैं कि अगर वो कमज़ोर भी पैदा हो रहा है तो फैसिलिटीज़ मिल के वो आगे चला जाता है, ठीक है। जो गरीब घर में पैदा होता है उसे कितनी भी कम मतलब फैसिलिटीज़ तो मिलती ही नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वो कहाँ तक चला जाएगा, बस अपने जीने लायक करेगा काम। अगर इसके विपरीत देखा जाए तो जो लोअर क्लासेस के लोग हैं उन्हें क्या फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ती है, भाई पैसे की कमी रहती है, और उन्हें उनके बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो हायर क्लासेस को मिलती है इतनी अपॉर्चुनिटी इन्हें नहीं मिलती जिससे कि हायर एजुकेशन कर सकें। अब जो लोअर मिडिल क्लास से या फिर मिडिल क्लास को ही मान लो 12th तक तो पढ़ लेंगे जैसे तैसे करके, महीने की फीस निकाल लेंगे, लेकिन जब हायर क्लासेस में जाना होता है भाई BA BSc कर लेंगे, B.Ed कर लेंगे, लेकिन अगर कोई कोर्स करना हो, अच्छा कोर्स करना हो, तो उसके लिए पैसे नहीं बन पाते घर से, है ना। तो ये क्या है, ये लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गया। दिस कैन लीड टू डिस्पेरिटीज इन एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी एक तरह से भाई बैलेंस ही बिगड़ जाता है, डिस्पेरिटी आ जाती है।
एंड लिमिट सोशल मोबिलिटी, और सारी चीजें क्या है, लिमिटेशन हो जाती है, फिर रास्ते रुकते चले जाते हैं और बच्चा संघर्ष करता चला जाता है। उस संघर्ष में जो पार हो गया वो ठीक है, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई वो ठीक है, नहीं मिली तो अपने रहो घर पे ही, ठीक है, खेती करो, ठीक है। कास्ट की बात है, ये सच्चाई है, सच बता रही हूँ। कास्ट की बात कर लेते हैं। कास्ट क्या है? ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अ पर्सन सोशल स्टेटस, किसी भी इंसान का क्या है, उसका पर्सनली सोशल स्टेटस डिटरमाइन करता है, जो कि बर्थ से, भाई जन्म से ही, तो अगर कोई जनरल में पैदा हुआ है तो जनरल ही रहेगा, है ना, कोई जाटों में पैदा हुआ है तो जाट ही रहेगा, तो जन्म से ही डिसाइड हो जाती है हमारी जाति, ठीक है, जो कि समाज के द्वारा बनाई गई है। कुछ सोसाइटीज में क्या है, इंडिया में कास्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एजुकेशनल आउटकम्स में भी। जैसे कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें हमेशा से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, पक्षपात होता है उनके साथ, ठीक है, उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर किया जाता है, उनसे मौके छीन लिए जाते हैं, किसके, एजुकेशन के, ठीक है, उन्हें एजुकेशन के मौके बहुत कम मिलते हैं, तो वो क्या है, एक डिस्पैरिटी का काम करता है उनके लिए, ठीक है, वही बात है। और लोअर कास्ट की बात करें, लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स मे नॉट हैव एक्सेस टू इन क्वालिटेटिव एजुकेशन भी नहीं मिलती, और मे बी फोर्स्ड और अटेंड लोअर क्वालिटी स्कूल, और लोअर क्वालिटी स्कूल मिलते हैं, ये लोअर ही होते चले जाते हैं, मौके बहुत कम मिलते हैं आगे बढ़ने के, ठीक है, और सोशल इनइक्वलिटी को बढ़ावा मिलता है, यानी समाज में फिर वही बात है, असमानता आ जाती है, ठीक है। दोनों का देखा जाए, जो बोथ क्लास एंड कास्ट हैं, दोनों का इम्पैक्ट है एजुकेशनल आउटकम पे। कैसे कि जो हायर क्लासेस के लोग हैं इन्हें ज़्यादा एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि भाई उन्हें बुक्स, जो उनसी बुक मंगवानी हो मंगवा सकते हैं, चाहे 1000 हो 2000 की हो, कंप्यूटर किसी को चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तुरंत मंगा लेंगे, लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कंप्यूटर भी, है ना। ट्यूशन इनके अच्छे 4 ट्यूशन रहेंगे, 5 ट्यूशन रहेंगे, लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, विच कैन एनहांस देयर लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। 7th पॉइंट है, अगर देखा जाए तो इसके विपरीत जो लोअर क्लासेस के लोग होते हैं इनके जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल लिमिटेड रहती है, ठीक है, जो कि इन्हें गरीबत की तरफ ले जाती है, ठीक है। दिस कैन क्रिएट अ साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज वेयर पीपल फ्रॉम लोअर क्लासेस मे बी लेस लाइकली टू परस्यू हायर एजुकेशन। वही बात है जो पीछे अभी हम पढ़ रहे थे कि हायर एजुकेशन में अगर जाना हो तो ये लोग नहीं जा पाते, इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिमिलरली कास्ट कैन इम्पैक्ट अ पर्सन्स एजुकेशनल आउटकम्स बाय लिमिटिंग देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कास्ट कहीं ना कहीं बाधा बन जाती है, उनके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, मौके कम मिलते हैं। लोअर क्लास के जो बच्चे होते हैं, लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है, स्कूल अच्छे नहीं मिल पाते, हमेशा उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का ही सामना करना पड़ता है, भेदभाव का, टीचर्स के द्वारा भी, क्लासमेट्स के द्वारा भी, और ये क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है, भाई हीन भावना आने लगती है बच्चों को। डिस्क्रिमिनेशन बेस किसके बेस पे होता है, कास्ट के बेस पे भी हो सकता है, जिससे कि बच्चों के अंदर क्या है, मोटिवेशन की कमी हो जाती है, ठीक है। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर सकते, वही बात घुमा फिरा के हर एक पॉइंट में आ रही है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन सेम केसेस अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसीज हैज बीन पुट इन प्लेस, यानी अब इससे बचने के लिए क्या तरीका है, इसे बैलेंस में करने के लिए क्या तरीका है कि गवर्नमेंट क्या है, पॉलिसीज ला सकती है। वही बात है जो हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि पॉलिसीज रिजर्वेशन दे सकती है, रिजर्व सीट कर सकती है, लेकिन ये रिजर्वेशन सीट भी क्या है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आती है, ठीक है। इस चीज से इसकी इक्वलिटी नहीं मिलेगी, जो इक्वलिटी है ना वो एजुकेशन से मिलेगी, जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक इक्वलिटी नहीं मिल सकती, ठीक है। In some cases, affirmative actions policies have been put in place to address the educational disparities faced by lower caste individuals। वही बात है कि इंडिया में क्या है, रिजर्वेशन सीट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर वंचित ग्रुप के लोग हैं जो डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉलिसी क्या है, कंट्रोवर्सी में है कि भाई ये भेदभाव ही हो रहा है कि जनरल वाले, हर कोई अमीर थोड़ी ना होता है, तो उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है, तो वही बात है। एडिशनली अगर देखा जाए, इसके अतिरिक्त एफर्ट्स टू इंप्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप कैन हेल्प टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लास एंड कास्ट ऑन एजुकेशनल आउटकम, यानी क्या है, वंचित समूह के समग्र आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार के प्रयासों से शैक्षिक परिणामों पर वर्ग और जाति के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। अगर ये निच वर्ग के जो लोग हैं, जो लोअर कास्ट वाले हैं, लोअर जो लोग हैं, लोअर क्लासेस वाले जो लोग हैं, अगर ये इनकी एजुकेशन अच्छी हो जाए, इन्हें
थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो क्या है, बैलेंस बन जाएगा सोसाइटी में। ठीक है। आखिरकार एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए उन जटिल सामाजिक और आर्थिक कारकों को संबोधित करने की आवश्यकता है जो शैक्षिक असमानता में योगदान करते हैं। ठीक है, यानी जो सोशल इनइक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं, उन चीजों को कम करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अंदर किसके रोल आ सकते हैं, क्लास के भी और कास्ट के भी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फॉर मॉडर्नाइजेशन हेल्पफुल टू ब्रिंग चेंज इन इंडियन सोसाइटी, यानी आधुनिकीकरण किस प्रकार भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में सहायक है। देखो भाई, मॉडर्नाइजेशन तो आ ही रहा है, हर चीज में आ रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी मान लो, चाहे पर्सनैलिटी मान लो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स मान लो, हर चीज में क्या है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि दूसरे ट्रेडिशन को फॉलो करना, यानी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना। ठीक है, वेस्टर्न संस्कृति को अपनाना। ठीक है, तो पढ़ते हैं, जैसे कि आजकल मॉडर्न ड्रेसेस चल रही हैं, लड़कियां पहनती हैं, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। कहने का मतलब है, जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है वो ओपन हो जाती है, वो मॉडर्नाइजेशन होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, यानी मॉडर्नाइजेशन कौन सा प्रोसेस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, इकोनॉमी यानी इनकम लोगों की बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, और वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसे, ट्रेडिशनल सोसाइटीज को, यानी जो पुराने जमाने वाली सोसाइटीज थी, जो पहली परंपराएं, उन्हें चेंज कर रही हैं, किसमें, मॉडर्न में। ठीक है, जैसे कि बहुत सी परंपराएं, बहुत सी जो रूढ़िवादिता चीज थी वो बंद होती जा रही है, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिजेस। ठीक है, कि भाई सेम कास्ट में मैरिज होगी, लेकिन आजकल इंटरकास्ट भी हो रही है, इंटर रिलीजन भी हो रही है ना। तो ये जो थिंकिंग है ये किसकी वजह से चेंज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर की वजह से। इसके अंदर है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना, वैल्यूज यानी हमारे मूल्य है वो भी बदल रहे हैं, है ना, वही बात है, मूल्यों की बात है। एंड वेज ऑफ लाइफ, यानी जीने का तरीका बदल रहा है। पहले के लोग क्या है, बिल्कुल सिंपल जीते थे, चाहे पैसा भी हो उसे बैंक में जमा करके रखते थे और अपने आप चाहे फटे कपड़ों में रहना पड़े। लेकिन आजकल क्या है, अगर पैसा है तो अच्छी तरीके से रहेंगे, खाएंगे भी अच्छा, पिएंगे भी अच्छा, रहेंगे भी अच्छा। ठीक है, ऑफन लीडिंग टू इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी रहने का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो भी बढ़ गया है, वो भी इंक्रीज हो गया है। सोशल मोबिलिटी बढ़ गई है, यानी समाज में गतिशीलता आ गई है। ठीक है, एंड ग्रेटर पॉलिटिशियन पार्टिसिपेशन, पॉलिटी में भी, पॉलिटिकल कुछ भी हो उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले क्या है, कोई पहले से पॉलिटी में हो, पॉलिटिकल पार्टीज में हो तो वही पार्टिसिपेट करता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, नॉर्मल इंसान भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब मॉडर्नाइजेशन हमारी सोसाइटी को कैसे चेंज कर रहा है, क्या ब्रिंगिंग ला रहा है वो। ठीक है, कैसे बदलाव आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन, यानी क्या है, शहरीकरण। शहरीकरण क्या है, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लोगों को, गांव छोड़ छोड़ के शहरों में जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं। जैसे कि जॉब किसी की बाहर है तो वो क्या है, गाँव छोड़ के वहां चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या अर्बनाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन कैन लीड टू ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है, ग्रोथ हो रही है शहरों की, टाउन्स की, विच कैन क्रिएट, जो नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, यानी जॉब के अवसर मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की। एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, यानी लोग क्या है, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज, यानी पब्लिक सर्विसेज भी डेवलप हो रही है। पहले के टाइम पे 4 ट्रेन चलती थी, आज के टाइम पे हर कदम पे ट्रेन है, हर रास्ते इतने अच्छे हैं, हाईवे इतने ज्यादा बन गए हैं, शॉर्टकट हो गए हैं, और पब्लिक कन्वेंस इतना अच्छा हो गया है। ठीक है, हर जगह से बस मिलती है, पब्लिक बस मिलती है, सरकारी बस लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, अर्बनाइजेशन में हेल्प करता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है। वही बात है कि कोई भी सिटीजन क्या है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, पॉलिटिकली, जैसे कि इंक्लूडिंग ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, यानी आजकल लोग अवेयर हैं, किसी को तू भी बोल देना तो उसे भी अपना अधिकार पता है कि मुझे ऐसे क्यों बोला। ठीक है, कोई किसी को टच भी कर देता है तो भैया सबको पता है। ठीक है, तो सब अवेयर हैं, सबको अपनी राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता है। तो इसलिए क्या है, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, यानी हर कोई अपनी आवाज उठा सकता है, हर कोई इन्वॉल्व है। ठीक है, इनोवेशन यानी नवाचार क्या हो रहा है, नया क्या हो रहा है कि भाई क्रिएटिविटी आ रही है लोगों के अंदर, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि अब इसे गलत तरीके से भी ले सकते हैं, सही तरीके से भी, जैसे कि सोशल मीडिया है, भाई तुम देखने से ज्यादा
कंज्यूम करने से ज्यादा अपने आप बनाओ, प्रोडक्शन करो, है ना, डाटा का। चाहे तुम रील्स देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, मोटिवेशनल रील्स तुम बनाओ, वीलॉग देख रहे हो क्यों देख रहे हो किसी के, खुद बनाओ। कुछ भी, कोई भी चैनल हो, कुछ भी सोशल मीडिया हो, तो अपने आप क्रिएट करो, है ना। तो ये भी एक तरह से मॉडर्नाइजेशन है। लीडिंग टू नए नए आइडियाज आ रहे हैं लोगों को, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल चैलेंजेस के, यानी जो समाज में गलत हो रहा है उसके अलावा उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन मिल रहे हैं जो भी समाज में समस्या हो रही है, ठीक है। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन कैन प्रमोट, ये प्रमोट करता है किसे, सोशल जस्टिस को, यानी सभी के साथ न्याय होना चाहिए। जो भी इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं समाज में, वो क्या है, कम हो जाएं या फिर खत्म हो जाएं, जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएं। जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी है, भाई गरीबी है, लेकिन अगर काम करें सब लोग, कहीं ना कहीं काम ढूंढें या फिर कुछ भी करें, तो गरीबी क्या है, मिट जाएगी। इनइक्वलिटी है, ये कैसे मिटेगी, एजुकेशन के द्वारा, मॉडर्नाइजेशन के द्वारा। डिस्क्रिमिनेशन है, पक्षपात होता है पॉलिसीज के द्वारा और प्रोग्राम्स के द्वारा। और सपोर्ट करेंगे किसे, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, यानी जो वंचित ग्रुप हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसी भी तरीके से एक तरह से लाइन से अलग हो गए हैं, उन्हें भी क्या है, सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन इसे प्रमोट करते हैं किसे, सोशल जस्टिस को, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, मॉडर्नाइजेशन कैन हेल्प टू स्ट्रेंथन, यानी जो आधुनिकरण है, जो हमारे रिश्ते हैं देश में और विदेश में, उन्हें मजबूत करने का काम कर रही है। जैसे कि मोदी जी हैं, पहले जितने प्रधानमंत्री आए किसी के इतने ज्यादा रिलेशन थे इंटरनेशनली, नहीं थे ना, तो मोदी जी के हर किसी से हैं, तो ये क्या है, आधुनिकरण है, ठीक है। अदर कंट्रीज एंड प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एरिया सच एज ट्रेड, व्यापार भी हो रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन में भी हो रहा है, लोग एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, रिसर्च के लिए जा रहे हैं, किसी को पीएचडी करनी हो तो फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो इससे क्या है, रिश्ते मजबूत भी हो रहे हैं मॉडर्नाइजेशन से, ठीक है। डिजिटल रिवॉल्यूशन, भाई डिजिटल भारत बन रहा है तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। तो ये भी डिजिटल रिवॉल्यूशन भी किसकी वजह से है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से है। कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं हम, जैसे कि इंटरनेट। अब से 5 साल पहले अगर आप बीएड करते तो शायद आपको इतना कंटेंट नहीं मिलता यूट्यूब पे जितना अब मिल रहा है, आप मुझसे जुड़ रहे हैं। शायद 5 साल पहले ये फैसिलिटी है, ये आइडियाज इतने दिमाग में नहीं थे, मतलब चीजें थी लेकिन इतने अवेयर नहीं थे लोग, ठीक है। तो ये क्या है, डिजिटल रिवॉल्यूशन है। कोई अगर कहीं किसी भी कंट्री में हो, वीडियो कॉल आप लोग कर सकते हैं, तो ये क्या है, डिजिटल रिवॉल्यूशन है। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी डिग्री हो, घर बैठे हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जूम पे मीटिंग चल रही है या फिर गूगल क्लासरूम पे काम हो रहा है, तो ये क्या है, डिजिटल रिवॉल्यूशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है इधर से उधर, कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, मॉडर्नाइजेशन ने हमारी लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव कर दी, हमारे रहने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है और बेसिक एम्यूनिटीज, जो बेसिक चीजें हैं वो भी हमें मिल रही हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे एजुकेशन किसी को स्कूल में या कॉलेजेस में अच्छी नहीं मिल रही, जैसे कि चलो बीएड का ही मान लेते हैं कि किसी ने ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि वहाँ एक ही टीचर हो या टीचर हो ही ना, बिल्कुल बस फीस दे दी और डिग्री आ जाएगी, पेपर देने चले जाएंगे, बस एक तरह से जैसे ओपन से होता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, क्वालिटेटिव एजुकेशन क्या है, ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन तुम्हें बहुत सारी क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन की तो वजह से है ना। वर्क कल्चर, यानी मॉडर्नाइजेशन क्या है, हमारे काम में भी बदलाव ला रहा है, जैसे कि हमारे प्रोफेशनल पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हमारी एफिशिएंसीज पे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा से हो रही है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब की, है ना। तो ये क्या है, वर्क कल्चर को भी बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है कि हर मैं इससे ज्यादा कमाऊं, अच्छा फलाने की 40,000 है, मैं और मेहनत करूंगा, मेरी 80 हो जाएगी। तो ये क्या है, वर्क कल्चर को भी बढ़ावा मिल रहा है। कल्चर प्रिजर्वेशन, तो मॉडर्नाइजेशन में भाई दे दिया है इन्होंने कल्चर प्रिजर्वेशन, लेकिन कल्चर तो कहीं कुछ बच ही नहीं रहा है, बच रहा है थोड़ा बहुत। कि मॉडर्नाइजेशन कैन प्रिजर्व इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज। देखो ये बात तो झूठ कह रहे हैं, वैसे कल्चर कहाँ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। वाइल ऑल्सो प्रमोटिंग कल्चर एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी, यहाँ ये बात ठीक है कि कल्चर प्रिजर्व तो चाहे हो या ना हो, लेकिन कल्चर एक्सचेंज जरूर हो रहे हैं कि हम दूसरी संस्कृति में जा रहे हैं, दूसरी संस्कृति के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, या फिर जैसे वही बात है कि शादियां दूसरे रिलीजन में हो रही हैं, हिंदू मुसलमान से कर रहे हैं या फिर किसी और रिलीजन में कर रहे हैं, फिर किसी और जाति में हो रही है, तो कल्चर एक्सचेंज हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। सोशल मीडिया,
सबसे बड़ा हथियार है। मॉडर्नाइजेशन कैन ब्रिंग अबाउट अ ग्रेटर यूज ऑफ सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ये एक अवेयरनेस का भी काम कर रहा है, एंगेज कर रहा है लोगों को, ठीक है। एंड रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज, यानी जो इश्यूज हैं, सोसाइटी के इश्यूज हैं, इकोनॉमी इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो भी लोगों को पता चल रहे हैं। किसके द्वारा? सोशल मीडिया के द्वारा। अब घर में टीवी कौन देखता है? सब फोन देखते हैं। न्यूज देखने हैं तो फोन में देखेंगे, है ना। एजुकेशन भी इंप्रूव हो रही है, मॉडर्नाइजेशन इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, और एजुकेशन की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। दिस कैन लीड टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सोसाइटी दैट इज बेटर इक्विप्ड टू एड्रेस सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। यानी वही बात है कि भाई एजुकेशन इंप्रूव हो रही है कि ऑनलाइन जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो फ्री में मिल रहा है ना। बहुत सी क्लासेस, बहुत से चैनल हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो अनएक्सपेक्टेड चीज दे रहे हैं, है ना। तो ये बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, यानी लोकतांत्रिक शिक्षा की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यानी कैसी होती है डेमोक्रेटिक एजुकेशन? भाई डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हर किसी को अधिकार है बोलने का भी, पढ़ने का भी, हर चीज का, ठीक है। वो होती है डेमोक्रेटिक एजुकेशन, यानी लोकतांत्रिक शिक्षा, जिसमें बच्चे की सुनी जाए, बच्चे के अंडर हो, मतलब क्लास है तो बच्चे की सुनी जाए, वैसे हर किसी को बोलने का राइट हो, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, सबको बराबर अधिकार मिल सके। तो इस बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन एक अप्रोच है सीखने की जो कि फोकस किस पे करती है? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पे, यानी लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं इसके अंदर आ जाते हैं इक्विटी। इक्विटी होती है समता, लिखी होगी नीचे, समता, और इक्वलिटी होती है समानता, यानी इक्विटी भी मिले बच्चे को और इक्वलिटी भी मिले। इक्वलिटी होती है कि सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, वो तो हो गई इक्वलिटी कि भैया पक्षपात नहीं हो रहा। लेकिन इक्विटी क्या होती है कि कोई बच्चा पीछे बैठा है और उसे कम सुन रहा है, तो टीचर को उसकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा, आगे बैठा दूं, तो वो होती है इक्विटी। हमें इक्विटी पे भी ध्यान देना और इक्वलिटी पे भी, ठीक है। सोशल जस्टिस होना चाहिए, तो कुछ स्पेशल फीचर हैं, पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन के अंदर क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, चाहे बच्चे हों चाहे सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चों को क्या है? प्रोत्साहित किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और कैसे पार्टिसिपेट? एक्टिवली, सक्रिय होके, ठीक है। टेकिंग ओनरशिप ऑफ देयर एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द लर्निंग कम्युनिटी, यानी वो सीख सके समुदाय के बारे में और कंट्रीब्यूट कर सके अपनी कम्युनिटी में, ठीक है। इक्वलिटी, यानी सभी को समानता मिलनी चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। रिगार्डलेस, यानी ये नहीं देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ना ये देखनी है कि एबिलिटी और आइडेंटिटी क्या है, ये सारी देखने की बजाय उसे क्या है? इक्वली ट्रीट करना है, बिल्कुल सबके बराबर रखना है, ठीक है। इंक्लूसिविटी मतलब होता है समावेशन, यानी सभी को इंक्लूड करना, एक साथ सभी को एक साथ इंक्लूड करना, चाहे वो किसी भी डाइवर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे कुछ भी हो, सभी को क्या है? एक साथ एक जैसा लर्निंग एनवायरनमेंट देना, ठीक है। पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस आर वेलकम, यानी डाइवर्स बैकग्राउंड से भी अगर बच्चा आ रहा है, किसी भी असुरक्षित या भी किसी भी निचले वर्ग से आ रहा है, गरीबी से उठ के आ रहा है, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसे हमें स्वीकार करना है, उसका स्वागत करना है क्लास में, ठीक है। विद एफर्ट्स मेड टू क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और उसे अच्छा वातावरण देना है पढ़ने का, ठीक है। ये लोकतांत्रिक की बात हो रही है। एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम नहीं बोल सकते, चुप रहो, ऐसे नहीं करना है, सभी को सब अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। और वो भी कैसे? फ्रीली और रेस्पेक्टफुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, अपने ओपिनियन, यानी सर मेरा आइडिया ये है, मैडम मेरा आइडिया ये है, मेरा ओपिनियन ये है, मेरा विचार ये है, आप ऐसे कर सकती हैं या फिर आप ऐसे पढ़ा सकती हैं। तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी का मतलब है गलत नहीं बोलना है, सही, ठीक है। विदाउट फियर ऑफ जजमेंट और रिडिक्यूल, यानी बिना डरे बिना सहमे अपने आप बोल सकते हैं आराम से। कोलाबोरेशन यानी एक दूसरे का सहयोग करना, ठीक है। बच्चों को क्या है? प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो एक साथ काम करें, एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे को समझे। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है एक दूसरे की स्किल्स को समझना, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, दूसरे के इमोशंस को समझना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ठीक है। तो वो होता है कोलाबोरेशन। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो क्रिटिकली सोच सके, यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच सके। भाई ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका एक ही आंसर बन रहा है, अलग अलग तरीके से बच्चा सोच सके, अच्छा ये भी हो सकता है, ठीक है।
जो क्वेश्चन उनके सामने प्रेजेंट किया गया है, और उनके अंदर एबिलिटी एनालाइज करने की एबिलिटी डेवलप करें कि चीज़ों को देखें, एनालाइज करें और इवेल्युएट करें इंफॉर्मेशन को कि इस इंफॉर्मेशन का मूल्यांकन क्या निकलेगा। ठीक है। पर्सनलाइजेशन यानी लर्निंग इज टेलर्ड टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट अलाउड फॉर देयर ग्रेटर, मतलब सब लोग क्या है एंगेज हो सके, सबको मोटिवेट किया जा सके। ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी हर बच्चा एक्सपीरियंस लेके सीखे। एक्सपीरियंस लेके कैसे सीखेगा कि प्रैक्टिकली हर काम को प्रैक्टिकली करें, लर्निंग बाय डूइंग कराएं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराएं, यानी बच्चा अपने हाथों से करके देखे चीजों को। ठीक है। बच्चे एंगेज हो किसमें, रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज में, रियल लाइफ एक्टिविटीज में। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर बायो पढ़ा रहे हैं या बोटनी पढ़ा रहे हैं तो प्लांट का अगर चैप्टर आए तो बच्चे को गार्डन में ले जाएं, उसे प्लांट उखाड़ के दिखाएं या फिर खड़ा हुआ ही दिखाएं, वहीं पे जमीन में लगा हुआ दिखाएं कि भैया ये प्लांट होता है, इसकी ये सेपल है, ये पेटल है, ये तना है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग यानी हर किसी का अधिकार है कि वो डिसीजन ले सकता है, तो ये चीज भी बच्चों के अंदर इन्वॉल्व करनी है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, अपने फैसले खुद ले सकें। ठीक है। जैसे कि क्लासरूम रूल्स और पॉलिसीज का। ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी अपने समुदाय में भी एक साथ एकजुट हो सकें, सामुदायिक जुड़ाव हो, यानी छात्रों को अपने समुदाय के साथ जुड़ने, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। टीचर क्या है, जहां डेमोक्रेटिक चीज होगी, जहां पे डेमोक्रेटिक एजुकेशन हो चाहे करिकुलम, वहां टीचर क्या है, फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। और करिकुलम कैसा होगा, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होगा, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग होगा। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो ही पढ़ाना है, उसे थोपना नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा, ना कि एक ऑथोरिटेटिव की तरह। ऑथोरिटेटिव क्या होता है, तानाशाही कि रैपट ऐसा मारूंगा, यहाँ बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, कुछ भी स्ट्रिक्टली अगर बोल रहा है। जैसे पहले के टाइम पे क्या, बहुत से स्कूल में अब भी होता है कि अगर मैंने कह दिया पिन ड्रॉप साइलेंस तो पिन ड्रॉप ही होना चाहिए, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। तो ऐसा वाला काम अब नहीं चलेगा। ठीक है। क्योंकि वीडियो 1 मिनट में बन जाती है और फिल्म बनती है फिर। एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, मजाक कर रही हूँ, वैसे मजाक की क्या बात है, वही हो ही रहा है आजकल। बच्चे पता नहीं किधर से वीडियो बना लेंगे, कुछ पता है। तो भैया पीटना वीटना बंद करो, अच्छी तरह बस फैसिलिटेट करो, गाइड करो बच्चों को। ठीक है। एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय पे भी जोर दिया जाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन किस पे जोर देती है, सोशल जस्टिस पे, यानी सभी के साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी को समानता मिले, सभी को न्याय मिले, चाहे कोई भी इश्यूज हो। ठीक है। जैसे कि इश्यूज है रेसिज्म है, सेक्सिज्म और क्लासिज्म, यानी जैसे कि क्लास बांट दी गई है, सेक्स के बेस पे बांट दिया गया है कि लड़कियों आर्ट साइड लो, लड़के हो साइंस साइड लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक में जिसका जो मन है वो वैसा ही कर सकता है। ठीक है। एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी यानी एनवायरमेंट की भी हम देखभाल कर सकते हैं। बच्चों को क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बताएं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताएं, जो कि एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस होगी, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ठीक है। एनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी यानी बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वो कुछ क्रिएटिव करें, नया करके देखें। अब जैसे किसी को आर्ट में जाने का मन है, भाई तुम उसे साइंस क्यों दिला रहे हो, आर्ट में जाने का मन है तो आर्ट में ही भेजो। किसी को फैशन डिजाइनिंग में जाना है तो उसे क्यों मास्टर बनाने के पीछे लगे हो, उसे फैशन डिजाइनिंग में ही भेजो। तो क्या है, जिसका जहां मन हो वो वहीं पे जाए। तो बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित करना है कि भैया अगर तुम्हें क्रिएटिविटी करनी है करो, कुछ भी इनोवेट करना है करो, चाहे किसी भी फील्ड में करो, उनकी स्किल्स डेवलप करनी है। जैसे कि आर्ट है, म्यूजिक है, डिजाइन है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज सोचता नहीं है कोई भी, कोई बचपन में अच्छा गाता हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, गा रहा है तो भाई गा ले लेकिन पढ़ाई जरूर करेगा, है ना। तो ये बात गलत है, अगर गा रहा है तो उसे नामचारे की पढ़ाई कराओ, म्यूजिक में ही भेजो, क्योंकि उसका करियर वहीं अच्छा बन सकता है। ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो यानी डेमोक्रेटिक एजुकेशन एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हमारा इन्वेटर बोल गया है कि जीवन भर क्या है, सीखते रहें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी। लग रहा है कि क्लास पूरी नहीं होगी, तो यहीं पे बंद कर देते हैं। हमारा इन्वर्टर बोल गया है, लाइट नहीं आई आज यहाँ पे, लेकिन जितनी क्लास हो गई है इतनी आप लोग देख लेना। 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, वो मैं आपको कल करा दूंगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को। ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।